So hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back with the editorial analysis part for 1st of July 2020. तो 1 जुलाई 2020 के editorial analysis को देखते हैं. So before we start, these are the questions for you. पहला क्वेश्चन है, more digitization is needed if we want to promote trade and ease of trade. तो अगर हम trade और ease of trade को बढ़ाना चाहते हैं तो और ज़्यादा digitization की ज़रूरत है. This is question number 1. Second question is, MGNREGA is one of the most important scheme for alleviating rural poverty which needs a lot of reforms. कमेंट ओके तो आपको कमेंट करना है ऑन MGNREGA being one of the most important schemes for alleviating rural poverty and what reforms are needed in that. These are two questions for main specific part और आपको इन दोनों के आंसर्स करने हैं, ठीक है ना. बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको रिवीजन सीरीज प्रीलिम्स की ज्वाइन करनी है जो 2020 का प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए, और जो 2021 के लिए इस साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एडिटोरियल. अब यहाँ पे पहले दो एडिटोरियल जो हैं, जो आपका लीडिंग इन एंडिंग स्टैंड ऑफ मैग्नानिमिटी मस्ट प्रिवेल और दूसरा जो आर्टिकल है आपका कंट्रोल नॉट डिलीट. ये दोनों आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइना के ऊपर रिलेटेड हैं और चाइना के ऊपर हमने कई आर्टिकल पढ़ लिए हैं, सारी चीज़ें लगभग डिस्कस कर ली हैं. मैं इस आर्टिकल के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एक हिपोक्रेसी होती है, जो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी भी देखने को हमको मिलती है, वो देखो कितनी ज़्यादा रहती है कि लोगों जैसे दे आर सेइंग दैट कि वी आर बॉयकॉटिंग द चाइनीज़ एंड ऑल और ये नेशनलिस्ट फर्मेंट के लिए हम कर रहे हैं. बट वाई शुड नॉट वी हैव नेशनलिस्ट फर्मेंट? क्यों हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए? या नेशनलिस्ट फर्मेंट अगर चलो है भी और हमने इम्पल्स में आकर के या इमोशंस में आकर के काम किया है तो क्यों ना करें? दिस इज माई क्वेश्चन टू दीज ऑथर्स एंड ऑल कि आप बोलते हो एक तरीके से कि अगर इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर अटैक कर देता है, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली यही चीज़ लिखी है इन्होंने, अगर इजराइल पैलेस्टीन को कवर कर लेता है अपने अंतर्गत तो हमको उसका अपोज करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे मोरल जस्टिफिकेशन है. बट यहाँ पे अगर हम चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो यहाँ पे मोरल जस्टिफिकेशन नहीं है. नाउ दिस इज अ हिपोक्रेसी ऑन द पार्ट ऑफ द ऑथर, जो भी ऑथर है आर सुदर्शन. सो दैट इज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, है ना. वही वाली बात है कि यहाँ पर ये इस तरह के आर्टिकल्स मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है. जो आर्टिकल हमारे काम का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 3 आर्टिकल आज हमारे काम के रहेंगे. पहला आर्टिकल है यूटिलाइजिंग मनरेगा टू द फुलेस्ट कैपेसिटी. सबसे पहले मैं आपको इसमें मनरेगा के बारे में बताता हूँ. अब मैंने सोचा कि एडिटोरियल्स में आपको फैक्ट भी बताऊंगा, एडिटोरियल्स के अंतर्गत मैं आपको पहले उसका बेसिक भी बता दिया करूँगा. तो जैसे मनरेगा आया, मनरेगा को यूटिलाइज करना तो उसका पहले फैक्ट देख लीजिए कि मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 आया था, इसके थ्रू MGNREGA आया एंड इट्स अ इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर. इंडियन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी मेजर है दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क. ओके, ये पास हुआ था सितंबर 2005 में. इट एम्स टू इनहेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. सिंपल से बात है, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं MGNREGA के. पहला क्या है, एक तो अनस्किल्ड वर्क मिलता है, अनस्किल्ड वर्क मिलता है. दूसरा ये रूरल एरियाज के लिए है, 1 person 1 हाउस होल्ड के बेसिस में काम करता है कि एक हाउस होल्ड से कोई एडल्ट ही होना चाहिए. तो एक हाउस होल्ड का कोई एडल्ट जो कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए रूरल एरिया से तैयार है, उसको मनरेगा में काम मिलता है 100 दिनों का. अगर 100 दिनों का काम आपने अप्लाई किया, आपको नहीं मिल पाया तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा 15 दिन बाद से. एप्लीकेशन के 15 दिन बाद से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो देना पड़ेगा. बृंदा करात द्वारा लिखा गया आर्टिकल है. अब ऑथर ने बोला कि जो मनरेगा का रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द रूरल एरिया एंड स्पेशली इन द लॉकडाउन पीरियड. अगर हम देखा जाए तो ज़्यादा डिस्ट्रेस जो रूरल एरिया में आया है वो मनरेगा के कारण आया कि मनरेगा नहीं चल पाया, इस कारण से ज़्यादा डिस्ट्रेस आया. एक तो लॉकडाउन चल रहा था तो मनरेगा नहीं चल पाया तो ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रेस की कंडीशन बन गई. अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है, पहले ऑथर ने कुछ फैक्ट्स दिए हैं कि लगभग जो फिगर्स हैं मिनिस्ट्री की वेबसाइट में, जो फिनेंस मिनिस्ट्री ने और इन सब वेबसाइट्स ने दिए हैं, तो लगभग 8.7 करोड़ वर्कर्स थे जिन्होंने कि डिमांड किया था मनरेगा का काम, लेकिन उनमें से काम मिला केवल 6.25 करोड़ को. इसलिए इसका मतलब कि 1.5 करोड़ के आसपास 1.82 करोड़ पीपल स्टिल हैवंट गॉट द जॉब. 1.82 करोड़ पीपल हैवंट गॉट द जॉब अंडर दिस मनरेगा. तो इसका मतलब है कि उनको फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, ठीक है ना. यू हैव टू गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू दीज पीपल. अब ऑथर ने ये बोला है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सारी चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम्स है ना.
जैसे कि उत्तर प्रदेश में ऑथर ने कहा कि उत्तर प्रदेश ओवर 1 करोड़ वर्कर्स हैव अप्लाइड फॉर वर्क अंडर MGNREGA बट मोर देन 1/3 ऑफ देम वर टर्न्ड बैक, 1/3 से ज़्यादा लोगों को वापस भेज दिया गया। सिमिलरली इन बिहार विच ऑल्सो हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स, 12 लाख वर्कर्स आउट ऑफ 41 लाख वर्कर्स हु अप्लाइड वर टर्न्ड बैक, मतलब 12 लाख वर्कर्स को भेज दिया गया वापस। 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था उत्तर प्रदेश में, उसमें 1/3 लोगों को वापस भेज दिया, मतलब 33 लाख लोगों को वापस भेज दिया गया जिनको जॉब नहीं दे पाए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, और इनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने की बात की जाती है, लेकिन इनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी नहीं दिया गया। द प्रॉब्लम इज दैट दे वर नॉट गिवन द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सिंगल रुपी उनको नहीं मिला, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि डिमांड ज्यादा रहती है रेनी सीजन में, लेकिन वहां पे प्रोविजन कम रहता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि इस टाइम पीरियड में वो प्रॉपर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्टेट्स प्रोवाइड करें। इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी ज्यादा फंड देने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड गिव द फंड्स टू द स्टेट गवर्नमेंट ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का दे सकें। अब जैसा कि मैंने बताया ना कि अप्लाई करने के 15 दिन तक अगर जॉब नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। और ऊपर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे स्टेट्स में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम है जॉब्स की, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना था, बट उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी नहीं दिया गया। यही भी तो मेजर प्रॉब्लम है जिसको कि रिफॉर्म करना है। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा है उस मनरेगा के ऊपर, उसमें यही सारे पॉइंट्स आप लिखोगे, ठीक है ना। दिस इज द थिंग। सेकंड जो पॉइंट ऑथर ने बोला है कि अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ 25 काइंड्स ऑफ वर्क अवेलेबल। अब देखो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे एक हुआ क्या है कि एक नई स्कीम के रूप में निकाल के गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लाया जा रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, बीच में मैंने बताया भी था आपको, गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लाया जा रहा है टू प्रोवाइड वर्क्स टू द माइग्रेंट वर्कर्स इन 116 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। जो 116 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं सॉरी, उनमें एक नई स्कीम के रूप में गरीब कल्याण रोजगार योजना को लाया जा रहा है। अब ऑथर ने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं, जैसे कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, क्या इसका क्राइटेरिया मनरेगा के क्राइटेरिया से डिफरेंट रहेगा, स्टेट्स में किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इसमें क्या माइग्रेशन का नॉर्म्स रहेंगे, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है कि जो क्लैरिटी नहीं है। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ 25 काइंड ऑफ वर्क्स अवेलेबल अंडर दिस स्कीम, तो अब जो ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान है उसके अंतर्गत 25 कामों की लिस्ट निकाली गई है, 25 अलग अलग कैटेगरी के कामों की लिस्ट निकाली गई है। एंड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर दिस मनरेगा। उनमें से हर जो स्कीम है वो मनरेगा के अंदर ऑलरेडी, हर जो काम है वो मनरेगा के अंदर कवर्ड है। तो ये नया न्यू स्किल मैपिंग क्यों जरूरी है? फिर न्यू स्किल मैपिंग क्यों करेंगे आप? मतलब कि आप ये देख रहे हो कि जो माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं उनके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, तब जाके उनको काम मिलेगा, है ना, 116 डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन तो इस न्यू स्किल मैपिंग का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो सारे काम ऑलरेडी मनरेगा के अंदर कवर्ड है तो वो तो ऑलरेडी अनस्किल्ड वर्क्स रहेंगे, तो वहाँ पे न्यू स्किल मैपिंग की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस। ओके, तो ये काफी अच्छी बात है जो कि ऑथर ने उठाई है। अब ऑथर ने यहाँ पे उठाया कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ विल द न्यू स्कीम इंपैक्ट द मनरेगा वर्क इन दीज सेलेक्टेड एरियाज। अब ये जो 116 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे मनरेगा किस तरीके से इंपैक्ट करेगा या उनके कामों को कैसे इंपैक्ट होगा, ठीक है ना। तो इसका भी कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं इशू किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो कि नोडल मिनिस्ट्री रहेगी फॉर दिस गरीब कल्याण रोजगार योजना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसने कोई गाइडलाइन इशू नहीं की है, ठीक है ना। तो यही वाली बातें हैं। तो इन एरियाज़ में ऑलरेडी जो मनरेगा का परफॉर्मेंस था बहुत पुअर चल रहा था, ठीक है, मनरेगा का परफॉर्मेंस पुअर चल रहा था। बट नई स्कीम किस तरीके से काम करेगी कि वो मनरेगा की चीज़ों को सही कर देगी, ये चीज़ क्लियर नहीं है। ऑथर ने कहा है कि इंस्टेड ऑफ न्यू स्कीम्स की ज़रूरत नहीं थी हमको करना ये चाहिए था कि हमको मनरेगा को स्ट्रेंथन करना चाहिए था, उसको ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत थी ताकि सारे वर्कर्स को काम मिल जाए। एंड गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कोई लीगल बाइंडिंग भी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को। जैसे मनरेगा के पास तो एक एक्ट है, स्टैट्यूट है प्रॉपर, उसको लीगली बाइंडिंग है, लेकिन आपके गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कोई लीगली बाइंडिंग नहीं चीज़ है। तो इस कारण से ऑथर ने बोला है कि आपको बेटर, ज़्यादा अच्छा ये था कि आप मनरेगा को ही और स्ट्रेंथन करते, और ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की ये आप याद रखिएगा। Now this scheme is primarily meant for migrant workers in those districts where their numbers are 25,000 or more। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे भी माइग्रेंट के नंबर 25,000 या उससे ज़्यादा है तो वहाँ पर ये स्कीम लगेगी। इसका मतलब है कि दैट मीन्स इन दीज सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट women who comprise a smaller percentage of migrant workers will largely be excluded। इसका मतलब है जो women रहेंगे जिनके माइग्रेंट में नंबर कम रहते हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन में नंबर कम रहते हैं, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात ऑथर ने बोली है कि मनरेगा से कम वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा, वुमेन को काफ़ी ज़्यादा इसमें सपोर्ट मिला था। बट अगर गरीब कल्याण रोजगार अभियान देखें हम तो वहाँ पे वुमेन को एक्सक्लूजन मिलेगा, ना कि काम मिलेगा।
तो ऑथर ने ये बोला कि अगर मनरेगा को स्ट्रेंथन करेंगे तो एटलीस्ट वुमेन की कंडीशन स्ट्रेंथन होगी, तो वो भी हमको करने की जरूरत है। तो ये सारे कुछ रिफॉर्म्स है जो कि ऑथर ने बोले हैं और कहा है कि फालतू की नई स्कीम, गरीब कल्याण रोजगार और ये सब मत करो, इससे अच्छा मनरेगा को स्ट्रेंथन और एक्सपैंड करो। मेकिंग ट्रेड मोर डिजिटाइज्ड, अब ये जो आर्टिकल है ऑथर इसमें बोल रहे हैं कि इस बार का जो हम अप्रैल 2020 का एक्सपोर्ट देखें इंडिया का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया बाय 60% ईयर ऑन ईयर। देयर वर 37% फॉल इन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स हैंडल्ड बाय जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र का है, उसके जो हैंडलिंग होती थी उसमें बहुत 37% का फॉल देखने को मिला। ये सारा जो डिक्लाइन है ये बताता है कि और ज़्यादा डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है, ट्रेडिंग इन्वायरमेंट को और ज़्यादा मतलब कि स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, और मैनुअल जो टच पॉइंट्स हैं मिनिमल उनको करने की ज़रूरत है। जो मैनुअल हाथों से टच वाले पॉइंट्स हैं उनको कम से कम करना है। तो ऑथर ने यहाँ पे सजेशन दिया है अपग्रेडेशन, डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन का। यू हैव टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी, यू हैव टू डिजिटाइज द टेक्नोलॉजी एंड यू हैव टू ऑटोमेट द मशीनरी को ऑटोमेट कर दो, डिजिटाइजेशन कर दो, अपग्रेडेशन कर दो, ठीक है ना। ग्लोबली अगर हम देखें तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंडिया ने 2016 में ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, जो WTO का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, उसको साइन किया 2016 में। याद रखिएगा, इंडिया साइंड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, इंडिया रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2016। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जिसके अंतर्गत उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया, डिजिटाइजेशन किया, ऑटोमेशन किया। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट पोर्ट एंट्री एंड डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी स्कीम उन्होंने स्टार्ट की, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड स्टार्ट किया। तो ये सब क्या दिखाता है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब उस समय पोर्ट्स में स्ट्रीमलाइन सीमलेस इंटीग्रेशन करने की फिराक में थे, और हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें भी की। फॉर एग्जाम्पल हमने वहाँ पे सिंगल प्लेटफॉर्म में सारे स्टेक होल्डर्स को लाने की कोशिश की। ई संचित, जिसका मतलब ई स्टोरेज एंड कंप्यूटराइज्ड हैंडलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए हमने एक ई स्टोरेज फैसिलिटी बनाई, जिसको ई संचित कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ई संचित यानी कि ई स्टोरेज एंड कंप्यूटराइज्ड हैंडलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स। दिस वाज एम्ड एट रिड्यूसिंग द ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करने के लिए हमने ई संचित और ये सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए। फिर हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रोसेस को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए काम किए, पर्टिकुलरली द ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। तो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में आप सबको पता है कि 10 पैरामीटर्स होते हैं, 10 पैरामीटर्स होते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स से। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालता है वो वर्ल्ड बैंक निकालता है, उसके अंतर्गत 10 पैरामीटर्स रहते हैं। उसमें एक पैरामीटर है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। तो ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में 2020 में हमारी जो रैंक थी वो 68 आ गई। ओके, आवर रैंक वाज 68 इन 2020 इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, स्पेशली ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। जो हमारी रैंक ओवरऑल थी वो 63 थी, ओवरऑल रैंक 63 थी, लेकिन ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में रैंक हमारी 68 थी, ठीक है ना। ऑथर ने बोला कि ये सारे आपने ठीक है अच्छा किया, स्टेप्स लिए, लेकिन अभी भी कुछ गैप्स है जिनको फुलफिल करने की जरूरत है। स्टिल देयर आर गैप्स व्हिच नीड टू बी फिल्ड अप। फर्स्ट जो गैप है वो है शॉर्टकमिंग्स इन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम एंड टेक्निकल ग्लिचेस रिजल्टिंग इन लिमिटेड यूज ऑफ सिस्टम और पैरेलल यूज ऑफ हार्ड कॉपी। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि आपको एक तो फंक्शनल बनाना है अपने सिस्टम को, और टेक्निकल ग्लिचेस जो आ जाते हैं उनको कम से कम करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास शिपिंग लाइन डिलीवरी ऑर्डर मैकेनिज्म नहीं है, कस्टम्स का शिपिंग लाइन डिलीवरी ऑर्डर मैकेनिज्म नहीं है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क किया जाता है। सेकंड ऑथर ने बोला लैक ऑफ कनेक्टिविटी और मैसेज एक्सचेंजेस बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, मैसेज प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं होते, इस कारण से जो कार्गो क्लियरेंस है उसमें टाइम लग जाता है। तीसरा, देयर आर मेनी इशूज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग द यूजर्स। जो यूजर्स हैं उनकी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की जा रही है, इस कारण से जो यूटिलाइजेशन है डिजिटल प्लेटफॉर्म का वो लिमिटेड होकर रखा है। Like in the rest of the world, India too, the operations of multiple stakeholders in the logistics and trade ecosystem, including customs brokers, shipping lines, freight forwarders, transport operators, ये सारी चीज कनेक्टेड नहीं है, प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है, होलिस्टिकली इंटरकनेक्टेड नहीं है। ऑथर ने कहा है कि सारे जो जितने भी अलग अलग हैं, चाहे ब्रोकर हो, शिपिंग लाइन्स हो, फ्रीट फॉरवर्डर्स हो, इन सबको प्रॉपर डिजिटल इन्वायरमेंट में एक साथ लाओ, इंटीग्रेट करो, ताकि जो क्लियरेंस है, जो प्रोसेस है पूरी और ज़्यादा
स्ट्रीमलाइन हो जाए, सबको एक दूसरे के मैसेज मिलते रहे तो ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस चल पाएगी, ठीक है ना। तो ऑथर ने यही सारी चीज़ कही कि आपको जो फोकस रखना है वो इसमें रखना है कि प्रोसेस और ज़्यादा ऑटोमेटेड हो जाए, क्लियरेंस प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाए, ऑनलाइन हो जाए और पेपरलेस हो जाए। तो क्लियरेंस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, ऑनलाइन करना है, पेपरलेस करना है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। काफी अच्छा आर्टिकल था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है वो है रिवाइविंग सार्क टू डील विद चाइना। अब ऑथर ने यहाँ पे सजेशन दिया है कि सार्क को रिवाइव करने की जरूरत है अगर हम चाइना के साथ डील करना चाहते हैं तो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सार्क के बारे में। सार्क के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया गया था बाय साइनिंग द सार्क चार्टर इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को सार्क चार्टर जो है ढाका में साइन किया गया, ठीक है ना। 1980 में आइडिया आया कि एक बनाना चाहिए ग्रुपिंग जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज रहेंगी। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये कोलंबो में 1980 में पहली बार मिलते हैं। अफगानिस्तान जो है वो न्यूएस्ट मेंबर है सार्क का, जिसकी 2005 में जो सेशन हुआ था 13th एनुअल सेशन, उसमें प्रोसेस स्टार्ट की गई थी। हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट जो है इसका वो काठमांडू में लोकेटेड है। तो ये तो फैक्ट हो गया। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला कि नेपाल जो है वो चाइना के क्लोज है। चाइना इज वूइंग बांग्लादेश बाय ऑफरिंग देम टैरिफ एग्जेम्पशन फॉर 97% ऑफ बांग्लादेशी प्रोडक्ट। तो बांग्लादेश को 97% प्रोडक्ट्स पे टैरिफ एग्जेम्पशन दे रहा है चाइना, तो उनको भी अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका ऑलरेडी उनसे लुभा हुआ है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा डेट ट्रैप है, चाइना से बहुत पैसा उन्होंने ले लिया है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम देख सकते हैं कि हमारे नेबर्स हमसे दूर हैं, चाइना से पास हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ ऑथर ने बोली है कि इन दिस रिगार्ड हमको कोशिश ये करना है कि सार्क को दोबारा रिसरेक्ट करें। 2014 से सार्क अपनी वैल्यू खोता जा रहा है क्योंकि हमने पाकिस्तान के साथ जो हमारी ट्रबल्स हैं उसको सार्क तक लेके गए और सार्क में पाकिस्तान को अलूफ करते करते हम सार्क की ही वैल्यू को डाउनग्रेड करने लगे। दिस इज व्हाट द ऑथर से। अब ऑथर ने यहाँ पे बिम्स्टेक को उठाया कि बिम्स्टेक कैन नॉट बी अ प्रॉपर अल्टरनेटिव टू सार्क। बिम्स्टेक जो है वो अल्टरनेटिव सार्क का नहीं बन सकता है क्योंकि उसके रीजंस हैं, क्योंकि बिम्स्टेक कंट्रीज में कॉमन आइडेंटिटी मिसिंग है। जो हिस्ट्री कॉमन आइडेंटिटी हम सार्क के साथ रखते हैं वो बिम्स्टेक में मिसिंग है। दूसरी चीज, बिम्स्टेक का जो फोकस है वो बे ऑफ बंगाल रीजन पे रहता है मेनली, और सार्क का पूरे साउथ एशियन रीजन पे रहता है, ठीक है ना। साउथ एशिया इज वन ऑफ द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो साउथ एशिया वन ऑफ द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन्स है वर्ल्ड का, इसलिए साउथ एशिया बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है क्योंकि अभी तो लीस्ट इंटीग्रेटेड है, जो लीस्ट है वही सबसे अधिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो वही वाली बात ऑथर ने बताई है कि अगर हम देखें तो आसियान जो रीजन है वो 25% कनेक्टेड है ट्रेड और इन सबसे, सार्क केवल 5% कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी हमको इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो एक कंट्री दूसरे कंट्री पर ट्रस्ट कम करती है, उसको कम हटाने की जरूरत है और ट्रस्ट को बढ़ाने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक की अगर माने तो ट्रेड जो साउथ एशिया में होता है वो $23 बिलियन है ऑफ एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 67 बिलियन। तो 67 बिलियन का केवल $23 बिलियन ही जो है वो सार्क के मेंबर्स करते हैं। Then there's need to resuscitate the negotiations on SAARC investment treaty। अब ऑथर ने क्या बोला कि किस तरीके से सार्क को आप रिससिटेट करोगे, तो एक आपको सार्क इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी जो कि पेंडिंग है सिंस 2007 से एक सार्क इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है जो कि पेंडिंग है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंट्रा आसियान इन्वेस्टमेंट कंस्टिट्यूट अराउंड 19% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द रीजन। तो अंकटाड की जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आती है ना, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? अंकटाड, ओके। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट निकालता है आपकी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो वो बोलता है कि जो आसियान नेशन है उनमें 19% इन्वेस्टमेंट तो इंट्रा रीजन का है, सार्क में ऐसा नहीं है, सार्क में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। तो हमको एक सार्क इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो 2007 से पेंडिंग है उसको दोबारा से करने की जरूरत है। अब ऑथर ने यहाँ पे 2 डोमेस्टिक चैलेंजेस बताए हैं कि देयर आर 2 डोमेस्टिक चैलेंज जो कि है यहाँ पे। पहला है टू रीप पॉलिटिकल डिविडेंड एट होम एंड फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस देयर हैव बीन एन अनरिलेंटिंग टॉप ड्रेसिंग ऑफ एंटी पाकिस्तान रेटोरिक एंड इस्लामोफोबिया ऑन इंडियन सॉइल। तो सार्क की वैल्यू इसलिए घटती जा रही क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए और ये करने के लिए पाकिस्तान से हमने अपनी जो एनिमोसिटी है उसको बढ़ाने के लिए और एक इस्लामोफोबिया और एंटी पाक रेटोरिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा उसने वैल्यू ले ली है। तो कहीं ना कहीं हम अपना जो रियल पर्पस है, जो इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचाने वाला पर्पस था, उसको हमने छोड़ दिया। देन अभी तो बांग्लादेशी माइग्रेंट रेटोरिक भी चालू हो गया है। तो ये चीज़ जो बेसिकली ये अनडिजायरेबल है। जब आप इकोनॉमी की बात करें या सॉफ्ट पावर की बात करें तो यहाँ पे ये फिर अनडिजायरेबल चीज़ हो जाती है। दूसरा ऑथर ने बोला है कि इकोनॉमिक विजन ऑफ द मोदी गवर्नमेंट रिमेन्स कॉन्वोल्यूटेड। क्यों? एक तरफ आप आत्मनिर्भरता की बात करते हो, सेल्फ रिलायंस की बात करते हो, वोकल फॉर लोकल की बात करते हो, और आप कहते हो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना है। तो हमको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना है या खुद को प्रोटेक्शनिज्म में रखना है, कि हमको इंपोर्ट कॉम्प्लीमेंटेशन करना है कि ठीक है जितना हो सके इंडिया में उतना पॉसिबल हो, लेकिन हम पूरी तरीके से हर फील्ड में इंपोर्ट को नहीं हटा सकते ना। तो वही चीज़ ऑथर ने बोली कि आपका जो विजन है वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि आप एक तरफ आत्मनिर्भरता, वोकल फॉर लोकल की बात करते हो, तो सार्क का फिर इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यही चीज़ ऑथर ने बोली कि हमको चाहिए कि हम दोनों को इंटीग्रेट करके रखें, और तभी जाकर के सार्क को रिससिटेट करेंगे, अपने नेबर्स को अपने पास रखेंगे, तब जाके हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच वर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।